हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्यकरण के बारे में, ठीक है, जो कि यहाँ दिख रहा होगा आपको। अब सामान्यकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जनरलाइजेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनरलाइजेशन कहा जाता है सामान्यकरण को। अब इससे रिलेटेड सवाल आपके कहाँ पूछे जा सकते हैं? इससे रिलेटेड सवाल तो आपके कई जगह पर पूछा जा सकते हैं, लेकिन आज हम इसमें अध्ययन करेंगे एमए सेमेस्टर 1 के पेपर 1 के हिसाब से सामान्यकरण के बारे में, ठीक है। यदि आप एमए सेमेस्टर 1 में हैं और पेपर 1 की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, इसके साथ और भी पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए सवालों की ओर एक नज़र डालते हैं। इससे जो सवाल है बनता है, सामान्यकरण पर एक लेख लिखें, यानी लघु लेख लिखने पर सवाल आ सकता है। सामान्यकरण क्या है, इसका विस्तार पूर्वक बताएं। सामान्यकरण से क्या अभिप्राय है, विभिन्न प्रकार से सामान्यकरण की चर्चा करें, और भी कई प्रकार है सामान्यकरण की, उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता है, कई लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि इतिहास जो है बोरिंग सब्जेक्ट है। इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इतिहास में सिर्फ तिथियां हैं, ठीक है। क्या है? तिथि है, घटना है, कितना डेट याद करना होता है। ये लोग इस बेसिस पे जो है इतिहास को बोरिंग कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आज के इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो इतिहास में सामान्यकरण का इस्तेमाल होता है। यही सामान्यकरण, यही टर्म जो आप यहाँ देख रहे हैं। अब सामान्यकरण होता क्या है? सामान्यकरण जैसे मान लीजिए आपको कोई सादा भोजन मिल रहा हो। कई लोगों को सादा भोजन भी पसंद आता है, लेकिन जिनको सादा भोजन पसंद ना आ रहा, उसमें एकदम मसालेदार भोजन उसको मिल जाए तो क्या लगेगा? चटपटा भोजन उसको मिल जाए, कितना मजा वाली बात है ना। उसी प्रकार से मान लो सूखी रोटी किसी को मिल रहा है, कई लोगों को सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। मेरा बस एक समझाने का एक नजरिया मैं बता रहा हूं, ठीक है। किसी को सूखी रोटी मिल रही, अब उसको सूखी रोटी पसंद नहीं है, लेकिन उसको मक्खन लगाकर रोटी मिल जाए तो वो रोटी खाने में अलग ही मजा है। बस वही चीज है, इतिहास को लिखने के समय जो है इतिहासकार क्या करता है? सामान्यकरण का इस्तेमाल करता है। अब सामान्यकरण मतलब होता है दोस्तों, अलग अलग तथ्यों को, अलग अलग फैक्ट जो इतिहास में, इतिहास मतलब बीती हुई कहानी, जो बीते हुए कहानी यानी अतीत में जो चीजें बीत चुकी हैं, उसको फैक्ट को जो है एक सीरीज वाइज एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना ही सामान्यकरण कहलाता है। कुल मिलाकर कहेंगे कि जब कोई इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे अंदर रुचि पैदा कर दे, हमारे अंदर एक जुनून पैदा कर दे, हमारे अंदर जो है एक इतिहास पढ़ने में मजा लगने लगे, तो उसी को कहते हैं सामान्यकरण की भूमिका। क्लियर? समझ में आया ये टर्म? अब चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले तो आपको परिचय लिखना है, ठीक है। और भी कई ऐसे एग्जाम्पल आएंगे आगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसमें भूमिका या परिचय लिखना कैसे है। देखिए, इतिहास का जो अध्ययन होता है उसको रुचिकर बनाने के लिए, रुचिकर मतलब जिसको पढ़ने में हमें मन लगे, मजा आ जाए पढ़ने में, तो उस चीज को रुचिकर बनाने के लिए, इतिहास की पढ़ाई को रुचिकर बनाने के लिए सामान्यकरण की अत्यधिक भूमिका रही है। इतिहास के जो भी घटनाएं होते हैं उनके पीछे तथ्य होते हैं, कोई ना कोई कारण मौजूद होते हैं। ये सभी चीजें आपने पहले के वीडियोस में पढ़ी है, ठीक है। यदि इन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जाएंगे प्लेलिस्ट में एमए सेमेस्टर 1 पेपर 1 प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर जो इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, जो भी घटना होती है उसके पीछे कारण है। अब इन कारणों को इस तरीका से लोगों के बीच में प्रस्तुत करना कि लोगों का मन खुश हो जाए, उसको पढ़कर, उसको समझने में, उसको पढ़ने में रुचि पैदा हो जाए, मजा आ जाए, तो इसी को कहते हैं सामान्यकरण। अब ये चीजें होंगी कैसे, वो आगे भी बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये था एक परिचय छोटा सा, इसको आप लॉन्ग भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। चलिए अब यहां पे टर्म लिखेंगे सामान्यकरण, ठीक है, जनरलाइजेशन। क्लियर? सामान्यकरण को जो है दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? जनरलाइजेशन, TION, ठीक है, जनरलाइजेशन कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। वास्तव में जो अव्यवस्थित आंकड़ा है, पहले के जो डाटा है दोस्तों वो इधर उधर है ना, तो उस डाटा को एक एकदम सीक्वेंस में, एक सीरीज में करना, जिसको हम लोग क्रमबद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमबद्ध। जैसे कहीं पे अटेंडेंस बनता है, जैसे आपके स्कूल में अटेंडेंस बनता होगा, कॉलेज में अटेंडेंस बनता होगा, तो क्या होता है जब उसकी अटेंडेंस के रोल नंबर की काउंटिंग होती है तो 1 2 3 4 इस तरीका से उसको एक आसान वे में किया जाता है। क्या कभी ऐसा अटेंडेंस देखा है? कहीं 1, कभी 5, कभी 100, ठीक है। अगर वैसा भी देखा होगा तो क्या देखा, उसको एक ग्रुप क्लास में डिवाइड किया जाता है कि 1 से 50 रोल नंबर तक स्टैंड हो जाएं, खड़े हो जाएं, इस तरीके से। तो इस तरीका से व्यवस्थित किया गया ना, उस रोल नंबर को क्या किया गया? व्यवस्थित किया गया, एक ग्रुप में जो है एक क्लास इंटरवल के द्वारा जो उसको बांटा गया, तो इसी को कहेंगे क्रमबद्ध तरीका। तो इतिहास में जो आंकड़े हैं, इतिहास में जो डाटे हैं, उसको जो है एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना, किसके बीच? पाठकों के बीच, जो इतिहास पढ़ता है, जो इतिहास देखता है, जो इतिहास को समझने की कोशिश करता है। तो इस तरीका से जब उसके बीच ये सारी चीजें प्रस्तुत की जाती हैं तो वास्तव में इतिहास को पढ़ने में मजे ही मजे हैं। जैसे
यदि आप इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले आप प्राचीन काल को पढ़ते होंगे, फिर मध्य काल को पढ़ते होंगे, फिर आधुनिक काल को पढ़ते होंगे। ये भी तो एक कालखंड में बटा हुआ है ना इतिहास हमारा, ठीक है। अब उसमें भी प्राग ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल, इस तरीके से बटे हुए हैं। यदि आप पाषाण काल पढ़ते होंगे तो उसमें भी पढ़ते होंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस तरीके से पढ़ते हैं ना। तो चीज़ों को बांट कर पढ़ना, और ये चीज़ें जो है हम लोगों को कौन दिखाता है, कौन सिखाता है? ये सामान्यकरण सिखाता है। ये सामान्यकरण एक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर हम इतिहास को लिखते हैं, यानी इतिहासकार इतिहास को लिखते हैं। यदि दूसरे शब्दों में इसको थोड़ा टूटी फूटी लैंग्वेज में कहें तो हम कह सकते हैं कि इतिहासकार तथ्यों को पहले समझते हैं, यानी कारणों को देखते हैं। कोई भी कारण, कोई भी घटना जो है कारण के आधार पर ही तो होगा ना, तो पहले वो कारणों को देखते हैं, समझते हैं और उसको दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं एकदम सहजता के साथ, सरलता के साथ, ताकि इतिहास की जो जटिल गुत्थियां हैं, जो जिनको सुलझाया नहीं जा सका है, उसको सुलझाने के लिए जो है सामान्यीकरण कामयाब शस्त्र और अस्त्र के रूप में काम आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझाते हैं इसको उदाहरण के रूप में। जैसे मिस्र में दोस्तों ये मानना है कि पिरामिड में जो है शवों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। अभी एक तथ्य है, अब इस तथ्य को इतिहासकार कैसे पेश कर सकता है? इसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगाएगा, है ना। मिर्च मसाला कहने का मतलब इसको इंटरेस्ट कैसे दे सकता है? ये तो एक तथ्य है कि ये चीज़ें हैं जो सही है, तो इसको जो है अच्छा तरीका से बताएगा कि मिस्र के लोगों का मानना है कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद उनका शरीर और आत्मा कभी नहीं मरता, और इसके लिए वे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? पिरामिड का प्रयोग करते हैं। देखिए पिरामिड का प्रयोग इसके लिए करते हैं। अब इनमें थोड़ा मिर्च मसाला कैसे लगेगा? देखिए जो शव होता है, जैसे कि हम लोगों का मानना है और हम लोगों के अध्यात्म में यह है कि हमारी जो शरीर है वो क्या है? क्षण भर के लिए हमें मिलती है, हमारी आत्मा जो है वो क्या है? नश्वर है, वो कभी भी नहीं मरती। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शरीर है उसको भी मिस्र वाले क्या कहते हैं? शरीर भी नहीं मरता है, और इसीलिए उसको क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। शव में पहले एक लेप लगाते हैं, लेपन करते हैं, फिर उसको लकड़ी के एक बक्से में उसको रखते हैं, उसके बाद फिर उसको पत्थर के ताबूत में रखते हैं, उसके बाद फिर इसको पिरामिड में रखते हैं। देखिए अब इस तरीका से जब चीज़ों को प्रस्तुत किया जाएगा तो लोग सोचेंगे, इसको पढ़ने के लिए और ज़्यादा क्या करेंगे? जागरूक होंगे और इसके प्रति जो है आकर्षित होंगे और इसको पढ़ेंगे। मृत व्यक्ति के आसपास उसके सामानों को भी रख दिया जाता था, ठीक है। कई ऐसे हमारे भी इतिहास में यदि आप देखेंगे भारतीय इतिहास में, तो कई ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर लिखा जाता था, जिनके आधार पर यह पता लगाया गया है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था पहले के समाज में, जो मुख्य व्यक्ति होता था तो उसको घर के बीचों बीच जो मुख्य जो बड़ा सा आंगन होता है ना, वहाँ पे जो उसको दफनाया जाता था, ठीक है। और इसके साथ भी अच्छी व्यवस्थाएं की जाती थी। इसके बाद जो उसके आसपास जो पत्थर से उसको जो है क्या कर दिया जाता था? सेट कर दिया जाता ताकि इसमें घास वगैरह ना उगे, जहाँ पर उसको दफनाया जाता शव को। शव के साथ साथ जो है उसके पालतू जानवर को दफनाया जाता था, इसके साथ साथ उसके इस्तेमाल में लाए गए चीजों को दफनाया जाता था। तो देखिए थोड़े से चीज को इंटरेस्टिंग वे में प्रस्तुत करना, ये सामान्यकरण दिखाता है, हमें सामान्यकरण सिखाता है, ठीक है। तो ये है सामान्यकरण, और सामान्यकरण का कॉन्सेप्ट ही यही है कि लोगों के बीच में इतिहास पढ़ने के लिए क्या कर देना? रुचि पैदा कर देना, और यही है सामान्यकरण। क्लियर? बस ये एक लाइन आप याद रखेंगे, चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आएंगी। चलिए दूसरा के एग्जाम्पल आपको देते हैं। ये इन एग्जाम्पलों को क्या कर सकते हैं आप? एग्जाम में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता में आपने देखा होगा कि मृद भांड मिला है, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन मिले हैं। अब मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन भी मिले हैं और कुछ फसलों के, कुछ अनाजों के अवशेष भी मिले हैं। तो इससे ये इतिहासकार ने इसको एक अलग ही ढंग से प्रस्तुत किया हमारे बीच। किस तरीका से? कि ऐसा होता होगा कि मृद भांड में यहाँ के लोग क्या करते होंगे? अपने अनाजों को संग्रहित करते होंगे। अब मृद भांड जो है बहुत बड़ा था, ठीक है। अब बहुत बड़ा था तो इसमें अगर ये अनाज रखेंगे तो समझ लीजिए कि वो सभ्यता कितनी संपन्न होगी। तो इससे पता चला कि वो सभ्यता सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करते होंगे वहां के लोग। तो देखें मृद भांड एक छोटा सा तथ्य था, एक छोटा सा सबूत था, और उससे कहां से कहां इतिहास को इंटरेस्टिंग कर दिया गया। ये तो अंदाजा ही लगाया गया ना, जो एजम्पशन जिसको कहते हैं, ठीक है। इस तरीका से हम कह सकते हैं कि सामान्यीकरण जो है इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे बीच, हमारे अंदर एक रुचि पैदा करता है, और इसीलिए हम इतिहास में सामान्यीकरण का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए
अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सामान्यकरण के प्रकार। ठीक है, सामान्यकरण की 3 प्रकार होती हैं, सामान्यकरण की 3 श्रेणियां होती हैं और यहाँ पे मैंने चार्ट के द्वारा जो है बताया है। आप एग्जाम में भी ऐसे चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। हालांकि नंबर तो नहीं कटेगा, लेकिन इससे जो है टीचर के मन में और टीचर के ध्यान में जो है आपकी और जो है क्या हो जाएगा, थोड़ा पॉजिटिवनेस बढ़ जाएगा कि हाँ बच्चा जो है पढ़ने वाला है, अच्छा तरीका से कॉपी अटेम्प्ट कर रहा है। ये तरीके हैं, ठीक है, इसको माइंड डायग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है, माइंड चार्ट भी कह सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें हैं ताकि ये चीज़ें दिमाग में अच्छा ढंग से समझ में आ जाती है, याद भी हो जाती है, इसलिए हम इसको माइंड चार्ट भी कह सकते हैं। क्लियर? तो सामान्यकरण की 3 श्रेणियां होती है। सबसे पहले नीचे की श्रेणी, फिर मध्य श्रेणी, फिर व्यापक श्रेणी। ठीक है, तो इसी को क्या करेंगे, निम्न स्तरीय सामान्यकरण, दूसरा में मध्य स्तरीय सामान्यकरण और तीसरा में व्यापक स्तरीय सामान्यकरण। चलिए एक एक करके सबका डिफिनेशन देंगे आप यहाँ पे। निम्न स्तरीय सामान्यकरण क्या होता है? देखिए, जब कोई इतिहासकार क्या करता है, किसी तथ्य को या किसी घटना को एक विशेष कालखंड में क्या कर देता है, वर्गीकृत कर देता है। जैसे आग की खोज, ठीक है, आग की खोज। अब इसको जो है आग की खोज, चक्के की खोज, ये नवपाषाण काल में डाल दिया। क्लियर? तो एक कालखंड में जब किसी एक घटना को, किसी एक तथ्य को उस कालखंड में किसी समय के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे वैदिक काल को अगर हम समझें तो वैदिक काल में पूरा वैदिक काल है, उत्तर पूरा वैदिक काल है, ठीक है, और ऋग्वैदिक काल है। मतलब दो काल है ना, एक पूरा वैदिक काल, एक ऋग्वैदिक काल। तो उसमें जो है किसी किसी घटना को डायरेक्ट उस कालखंड में डाल दिया जाता है जो कहीं ना कहीं जो है 2500 से 1000 ईसा पूर्व, उसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास है। तो ये जो 2500 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से 600 ईसा पूर्व, तो ये क्लास इंटरवल है। जब किसी एक घटना को एक पूरा कालखंड के अंदर डाल दिया जाता है तो उसी को कहते हैं निम्न स्तरीय सामान्यीकरण। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कि कोई घटना 5000 वर्ष पूर्व हुआ होगा तो उसको 5000 पूर्व पहले डाल दिया गया। कोई घटना 5000 वर्ष के बाद हुआ होगा तो उसको एक अलग कालखंड में डाल दिया गया। तो इस तरीका से जब कोई इतिहासकार किसी घटना, किसी तथ्य को वर्गीकृत करता है किस रूप में, कालखंड में, और उसको उस कालखंड में डालता है तो उसी को कहते हैं निम्न स्तरीय सामान्यीकरण। जैसे चाक का खोज, चाक का निर्माण, जैसे चक्के का निर्माण कहते हैं, वो नवपाषाण युग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये घटना, एक तथ्य जो एक कालखंड में चला गया। क्लियर है? चलिए मध्य स्तरीय सामान्यकरण को देखते हैं। मध्य स्तरीय सामान्यकरण क्या होता है दोस्तों? देखिए, मध्य स्तरीय सामान्यकरण निम्न स्तर से थोड़ा ऊंचा होता है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति, उसमें तो सबूत था, तथ्य था, कारण और घटना थी, लेकिन इसमें विशेष घटना या विशेष व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है। एकदम अच्छा से, सूक्ष्म तरीके से इसको पहले इतिहासकार समझता है और इसके आगे और पीछे दोनों की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता है। थोड़ा सा हम आपको समझाएं, इसको कैसे समझाते हैं। देखिए, बाबर का अगर हम आपको नाम याद दिलाएं, ठीक है, बाबर ने क्या किया था? बाबर का अगर हम पढ़ेंगे तो बाबर तो शासक बना, ठीक है, मुगल वंश की स्थापना की, लेकिन ठीक जो है इसने 1526 ईस्वी में पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उसको जीता था लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को। देखिए, अब पढ़ रहे थे बाबर के बारे में, लेकिन इसके पीछे को भी आपने जाना। क्लियर है? यानी कि अब जब आप एक विशेष व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, विशेष व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके पीछे और आगे दोनों घटनाओं को क्या करते हैं, आगे और पीछे जो दो कड़ियां होती हैं उसको भी जोड़ने का प्रयास किया जाता है मध्य स्तरीय सामान्यकरण में। जैसे बाबर जो है इस 1526 ईस्वी में यहाँ का शासक बनता है, मुगल वंश, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। और किस तरीके से करता है? इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या किया? इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी का अंत करके किया। तो देखिए, बाबर को पढ़ रहे थे, लोदी वंश में चले गए, लोदी वंश के अंतिम शासक में चले गए और इब्राहिम लोदी का नाम पढ़े, फिर आप आएंगे बाबर में, फिर बाबर आगे क्या करेगा इसको देखेंगे। क्लियर है? अब बाबर के बाद जो है इसका राज सिंहासन कौन संभालेगा? हुमायूं संभालेगा। फिर हुमायूं पढ़ेंगे तो हुमायूं के पीछे बाबर पढ़ेंगे और उसके आगे अकबर पढ़ेंगे। अकबर पढ़ेंगे तो अकबर के पीछे हुमायूं पढ़ेंगे और फिर अकबर के आगे शाहजहां पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। यानी एक व्यक्ति के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसी को कहा जाता है मध्य स्तरीय क्या? सामान्यकरण। क्यों? और इसमें विशेष क्या है? विशेष यह है इसमें आगे और पीछे दोनों की कड़ियां शामिल होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें एक कालखंड में ही उसको डाल दिया जाता है कि इतना से इतना के बीच में ये चीजें हुई होंगी। क्लियर है? चलिए, व्यापक स्तरीय सामान्यकरण क्या होता है? व्यापक का मतलब क्या होता है?
व्यापक का मतलब होता है बड़ा, है ना। तो जब किसी मुद्दे को, जब किसी पहलू को इतिहासकार क्या करता है, किसी राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करता है, ठीक है, कितने कौन से स्तर पर, नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बोले या अंतर्राष्ट्रीय भी यहां लिख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब उसको वर्णन करता है, अध्ययन करता है, तो उसी को कहा जाता है व्यापक स्तरीय सामान्यीकरण। उदाहरण के रूप में यहां समझाते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत भी जिसके बारे में आपको पढ़ाया, सिद्धांत से रिलेटेड टॉपिक भी हमारे वीडियोस में है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताए जा रहे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। बार बार मैंने आपको बताया, हमारे प्लेलिस्ट में जाना है, MA सेमेस्टर 1 पेपर 1 में जाना, वहाँ सभी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको PDF की भी चिंता नहीं करनी, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज जहाँ डिस्क्रिप्शन में संभव नहीं हो पाया है तो हमारे ईमेल में मिल जाएगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने, देखिए आप तो बच्चे हो नहीं कि आपको चीज़ें सिर्फ रटवा दी जाएं, कुछ चीज़ों को समझना होगा, कुछ चीज़ों को याद करना होगा। तो ये इस चीज़ को याद करेंगे। दास कैपिटल एक किताब जो है कार्ल मार्क्स ने लिखा है और उसमें साम्यवादी विचारधारा का वर्णन किया गया है, जिसमें सर्वहारा जो एक शोषित वर्ग है, ठीक है, और इसका जो है बढ़ई वर्ग, ठीक है, एक वर्ग था जिसमें बढ़ई या अमीर वर्ग के लोगों के बीच जो युद्ध होता है और लास्ट में उसमें सर्वहारा वर्ग जो है जीत जाता है, इसके बारे में बताया। देखिए अब इसमें एक शोषित वर्ग को डिफाइन करने के लिए इसने एक किताब लिख दी, समझ में आ रहा है ना, और उसको जो एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, इसको एक नेशनल रूप दिया, राष्ट्रीय रूप दिया, तो इसको हम कह सकते हैं व्यापक, क्या कहेंगे, सामान्यीकरण, ठीक है, व्यापक स्तर का सामान्यीकरण। क्लियर। अब चलिए यहां पे देखते हैं सामान्यीकरण के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यानी सामान्यीकरण के लिए कौन कौन से फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट है, सामान्यीकरण में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। ऐसा थोड़ी ना कि बस तथ्य उठाया प्रस्तुत कर दिया, नहीं। सामान्यीकरण में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है स्पष्टता। जब किसी चीज को इतिहासकार लोगों के बीच प्रस्तुत करता है तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, वो जो है स्पष्ट रूप से लोगों को समझ में आनी चाहिए, वो स्पष्ट रूप में लोगों को दिखनी चाहिए। दूसरा है सत्यता, यानी उसमें सच्चाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उठाया और बता दिया कि इतिहास में ये सारी चीजें हुई, यानी कि एकदम ट्रुथ जो है होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है प्रयोगात्मक, यानी कि वो एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए। उसके बाद है वैधता, ये वैलिड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो वैलिड ही नहीं है और उसको इतिहास में जगह दे दिया गया। और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो तथ्य उसको मिलेंगे एक इतिहासकार को, उसको क्रमबद्ध तरीके से वो क्या करेगा, संयोजित करेगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में क्रमबद्ध तरीके से कैसे और इसका क्या उपयोग होता है वो समझिए। जैसे 1789 में एक क्रांति हुई थी, अगर आपको नाम याद आ रहा हो तो अपने माइंड में याद रखें, और 1857 में एक क्रांति हुई थी, ठीक है। 1789 में जो क्रांति हुई थी वो फ्रांस में हुई थी, फ्रांस की क्रांति, जहां पे लुई 16 का शासन चल रहा था, लुई 16-17 जो लुई यानी बुर्बो राजवंश चल रहा था। और उसमें जो है निरंकुशतावाद को मिटाने के लिए नेपोलियन ने क्या किया था, इसको हराने का और हटाने की कोशिश की थी, ठीक है। किसको? नेपोलियन ने इसको समाप्त भी किया, किसको? निरंकुशतावाद, जो राजतंत्र चलते आ रहा था, ठीक है। और जब ये हट जाता है, बुर्बो राजवंश को समाप्त कर दिया जाता है, तो नेपोलियन भी तो आखिर क्या करता है, राजतंत्र ही तो लाता है, ये भी तो वही लाता है, निरंकुशतावाद ही तो लाता है, इसके ऊपर भी कोई निरंकुश नहीं लगा सकता है। लेकिन 1857 की भी क्रांति निरंकुशता के खिलाफ थी। किसकी निरंकुशता? भारत में यदि आप बात करेंगे तो ये क्रांति हुई थी अंग्रेजों की निरंकुशता के खिलाफ। और इसमें जो क्या हुआ था, जब अंग्रेजों से हम लोगों ने छुटकारा पाया तो आज हमारे यहाँ लोकतंत्र है। तो देखिए चीज़ों का उद्देश्य सेम है, निरंकुशता से हटना, लेकिन अगर इसको काल के रूप में, अलग अलग ईस्वी के रूप में निर्धारण नहीं किया जाता, पहले इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, तब आपके बीच जो है इतिहास जो है कहीं ना कहीं गुत्थी बनकर रह जाता है, केवल आप उसको सुलझा ही नहीं सकते थे। तो इस तरीक़ा से सामान्यीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी घटनाओं को काल क्रम से और ईस्वी के अनुसार जो है क्रमबद्ध किया जाता है, सीक्वेंस में किया जाता है, जैसे रोल नंबर, है ना। अब निष्कर्ष आपको क्या समझ में आया? तो जो चीज़ें आपको ऊपर समझ में आई वही चीज़ को यहाँ लिखना है कि उपर्युक्त वर्णन में हमने ये स्पष्ट किया है कि सामान्यीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अस्त व्यस्त तथ्यों को, जो इधर उधर तथ्य हैं, उसको व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाना। जो भी आपने देखा 1789 और 1857, है ना। तो जब 1857 की क्रांति आप पढ़ेंगे, उसके बाद 1855 की क्रांति पढ़ेंगे, तो आपको कैसा लगेगा?
बिल्कुल बेकार लगेगा ना। पहले आप 1855 के संथाल विद्रोह पढ़ेंगे, उसके बाद यदि आप 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो आपको मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, उसी तरीक़ा से यदि आप संविधान निर्माण में चले जाएं थोड़ा सा, तो सबसे पहले आप संविधान निर्माण से पहले वहाँ किस प्रकार से वहाँ लोगों का जो है ग्रुप बना है ना, किस प्रकार से संघ बना, फिर उन्होंने किस किस तिथि में बैठक की, इस तरीके से फिर कैसे कैसे चीज़ें चली आई, किस किस तरीके से क्या हुई। जैसे अभी संविधान संशोधन, अभी वर्तमान में अगर हम आपको बताएं, संविधान संशोधन होते आ रहे हैं तो एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, जैसे 42वें 43वें इस तरीके से होते हैं ना। तो इस तरीक़ा से हम किसी भी चीज़ को जब हम एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो उसका पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। इस तरीक़ा से सामान्यकरण क्या करता है, इतिहासकार को नया तथ्य को खोजने के लिए भी प्रेरित करता है कि कुछ चीज़ें सीक्वेंस में दी हुई तो इसके आगे क्या नया चीज़ आएगा, इसके लिए भी इतिहास विषय के लिए सामान्यकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ देखा कि सामान्यकरण जो है इतिहास में रुचि पैदा करने का एक कॉन्सेप्ट है, जिसको इतिहासकार क्या करता है, इतिहास लिखने में हेल्प करता है, इतिहास लिखने में उसका हेल्प लेता है। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलेंगे आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।